3 concentric metallic spherical shells of radius r, 2r, 3r are given charges q1, q2, q3 respectively। देखो 3 concentric shells लेते हैं हम लोग, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। फर्स्ट वाले का रेडियस r है, दूसरे वाले का 2r है, तीसरे वाले का 3r है। अब हमसे क्या बोला है, चार्ज Q1 अंदर वाले को दिया है, चार्ज Q2 इसको दिया है, Q3 इसको दिया है। तो यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है और यहाँ Q1 है अंदर वाले पर। ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस एज वी नो, यहाँ Q1 है हमारे पास प्लस, तो उतना ही यहाँ पे इंड्यूस होगा माइनस Q2, तो यहाँ पे माइनस Q1 सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास प्लस Q1 आ जाएगा। तो अब सेकंड जो स्फीयर है उस पे जो चार्ज है टोटल आउटर स्फीयर पे वो हो गया Q1 प्लस Q2। आफ्टर दैट यहाँ पर Q1 प्लस Q2 है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इंड्यूस हो गया क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो आउटर स्फीयर पे अब टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल आर इक्वल। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो तीनों का डेंसिटी सेम हो गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, इट इज नॉट R1 इट इज R, सेकेंड वाले पे हमारे पास है Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, रेडियस 2r है तो इट इज 4r स्क्वायर, एंड Q3 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस इसकी 3r है तो इट इज 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर। सेकेंड वाले पे चार्ज Q2 नहीं है, सेकेंड वाले पे Q1 प्लस Q2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बाहर वाले पर, बिल्कुल जाओ बाहर का शेल है स्फीयर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन दोनों का इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर हो गया कैंसिल, एंड इट इज 4Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q1, Q1 इधर आ गया, इट इज 3Q1 इक्वल्स टू Q2। उसी तरीके से फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को सोल्व करेंगे, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 9Q1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q3 प्लस Q2। Q1 इधर आ जाएगा, इट इज 8Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। Q2 की जगह 3Q1 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5Q1 इक्वल्स टू Q3। सो वी कैन से Q1 Q2 Q3, Q1 को Q1 रहने दीजिए 1, व्हाट इज Q2, इट इज 3Q1 एंड इट इज 5Q1, so the answer is 135. Next, a charge Q is divided into two parts of Q and Q minus Q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of Q by Q should be. What should be the relation between capital Q and small q, so that the force between them, Coulomb force between them become maximum. तो हमें Q और Q के बीच का रिलेशन निकालना है, कैपिटल Q और स्मॉल Q का, ताकि उनके बीच जो हमारे पास एक चार्ज ये वाला Q माइनस Q और एक Q वाला, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो फोर्स इक्वल्स टू K, द फर्स्ट चार्ज इज स्मॉल Q, द सेकंड चार्ज इज Q माइनस, इट इज Q नॉट Q1, इट इज Q माइनस Q अपॉन डिस्टेंस जो भी है R स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। मैक्सिमम या मिनिमम के केस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, dF अपॉन डी क्यूब। कैपिटल Q
आर के सब कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू हमें चाहिए तो हम स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, क्यू इंटू क्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू द डिफरेंशिएशन इज कैपिटल क्यू, क्यू क्यू स्क्वायर, सो डिफरेंशिएशन इज 2q विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। ये पूरा जीरो कर देंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा q माइनस 2q, q माइनस q। So the answer is q equals to 2q, q by q equals to 2. First option. There are three charges placed at the corners of an equilateral triangle as given in question. तीन आवेश है हमारे पास, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पर रखे हुए हैं। A पर 1 है, B पर -1 है और C पर 2 है इन माइक्रोकूलम्स। सो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं और एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे A, B एंड इट इज C। 1 माइक्रोकूलम this is 1 microcoulomb, this is -1 microcoulomb and it is 2 microcoulomb। फोर्स कहाँ फाइंड आउट करना है, पॉइंट सी पर। सो देखो -1 वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको। सो -1 वाला अट्रैक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा एफ, और +1 वाला क्या करेगा, इसको अपोज करेगा ना, रिपेल करेगा, तो ये ऊपर की तरफ रिपेल हो गया। ये भी एफ होगा एज डिस्टेंस आर इक्वल फ्रॉम बोथ चार्जेस, 1 microcoulomb -1 microcoulomb एंड द चार्जेस आर ऑल्सो सेम, 1 microcoulomb एंड -1 microcoulomb। दोनों आवेश समान है, दोनों की दूरी 2 माइक्रोकुलम से बराबर है, तो दोनों फोर्स सेम होंगे और इसके बीच का एंगल हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री एज दिस इज 60 डिग्री। एंड एज वी नो when two vectors are equal in magnitude and angle between them is 120, then the net force between them is F net 2F cos theta by 2. When two vectors are equal in magnitude, we can use 2F cos theta by 2 and theta is 120 degree, 120 by 2 it is 60 degree and cos 60 is 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो F net क्या हुआ, F हुआ हमारे पास। And what is M? It is K Q1. What is Q1? Q1 is 1 microcoulomb. Q2 is also 1 microcoulomb. 10 to the power -6 minus 12. And distance between them is 10 centimeters. So it is R square. So 10 centimeter means 10 to the power -1 meter. Square करेंगे 10 to the power -2 आ जाएगा. It is 9 into 10 to the power 9. And 10 to the power -2. Second charge is 2 microcoulomb. So the second charge is 2 microcoulomb into this is 2 microcoulomb. This is 2 microcoulomb. This is 1 microcoulomb. तो K की वैल्यू हमारे पास 9 into 10 to the power 9 हो गई। ये this is 2 -2 ऊपर चला जाएगा। It is 10 to the power -10. So this is 9 to the 18 into 10 to the power -1. So the answer is 1.8 Newton. Option B. The next question. अगला क्वेश्चन है अपने पास, force between two charges is F when they are at a distance d apart. If charges are placed in a medium of dielectric constant of 6, then force between them at the same distance will be. We should remember, हमें याद होना चाहिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Force between two charges is F when they are at a distance d apart. एक दूसरे से d डिस्टेंस पे, r की जगह हम लोग d कर सकते हैं, खैर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे हम लोग एक ऐसे मीडियम में रख दें जहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है,
यानी कि इस वाले की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा A प्रोपोर्शनल टू 1/ε, तो 1/6 हो जाएगा, तो इट आंसर विल बी F/6। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, दिस इज E, और पार्टिकल कहाँ लेके गए हम लोग, 0.2 कूलम का चार्ज है 60 डिग्री पर, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, हम सबको मालूम है। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज F cos थीटा इंटू डी। व्हाट इज F cos थीटा? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड इट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। cos थीटा cos 60 इज 1/2, डिस्टेंस इज ऑल्सो 2 मीटर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन 4 इक्वल्स टू QE, एंड व्हाट इज E? E फाइंड आउट करना है, चार्ज इज 0.2 चार्ज इज 0.2 so charge is 0.2, charge is 0.2 and electric field, so electric field equals to 4 upon 0.2, answer is 20 Newton per coulomb is fourth answer। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 × 10⁻⁵। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आवेश है जो हवा में लटका हुआ है बिल्कुल एकदम, और हवा में कोई पार्टिकल अपने आप तो रह नहीं कोई ऑब्जेक्ट अपने आप तो रह नहीं सकता, कि ड्यू टू mg ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स के कारण कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। अब चूंकि हमारे पास चार्ज है वो रेस्ट में है और उसको नीचे गिरने से बचाना है, तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा जिसके कारण फोर्स कहाँ लग सके, ऊपर लग सके। तो नीचे की तरफ तो हो गया हमारे पास mg, और ऊपर होना चाहिए हमारे पास QE। दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि Q की वैल्यू क्या होगी, सो Q इक्वल्स टू mg अपॉन E, Q इक्वल्स टू mg अपॉन E। इट इज mg अपॉन E। m की वैल्यू दे रखी है आपको, g की वैल्यू दे रखी है, e की वैल्यू दे रखी है, पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा 5 × 10⁻⁵ माइक्रो कूलम। बट द ऑप्शन द क्वेश्चन इज इट विल बी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा हमारे पास, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डायरेक्शन ऐसे होगी नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो चार्ज ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, सो ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, यानी पॉजिटिव से अट्रैक्ट होना चाहिए, तो चार्ज हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सो आंसर इज बी। In the given figure, distance of the point from A where the electric field is 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, इट मीन्स मान लीजिए हमारे पास वो पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो गया, दिस इज 80 माइनस x, वी कैन यूज 10 अपॉन माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा, नेट फील्ड हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी फील्ड ड्यू टू A इक्वल्स टू फील्ड ड्यू टू B, क्या Q बाई r², कैसे क्या कैंसिल हो गया, Q अपॉन r² विच इज x², इट इज 20 अपॉन 80 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 80 माइनस x अपॉन √2, सो इट इज √2x प्लस x इक्वल्स टू 80, सो x √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 80 अपॉन √2 प्लस 1, इस वैल्यू को हमको सोल्व करना है। सोल्व करने का आसान सा तरीका है, √2 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², 2 माइनस 1 इज 1, एंड 80 इंटू √2 1.414 माइनस 1, इट इज 0.414, so multiply 80 into 0.414, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8, 8 और 3 11, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 0 1 2 3 13.12, so the answer is 33 centimeter approx. 3 infinity long charges sheet,
electric field due to charge sheet, as we know, it is sigma upon 2 epsilon naught. एंड वी शुड रिमेंबर, हमें याद होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चार्ज डेंसिटी नेगेटिव या पॉजिटिव है वो केवल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए है, ना कि उनको यूज करनी है कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए. तो हम सबसे पहले पॉइंट पी पे डायरेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. ड्यू टू दिस शीट ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा. तो E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो क्या हमारा आंसर जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो हम वेक्टर फॉर्म में आंसर देंगे. डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इट विल बी माइनस के. अगेन E2 is electric field due to second sheet. Due to second sheet, it will be directed downward along negative z axis. E2. So E2, the electric field E2 is because of 2 sigma. तो वापस ये हमारे पास हो गया 2 sigma upon 2 epsilon naught and डायरेक्शन इसकी वापस माइनस के प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव थर्ड शीट विच इज नेगेटिवली चार्ज. इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे होगी, अट्रैक्ट करेगी ये इस पॉइंट को. तो वापस प्लस E3. तो ये हमारे पास हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड नेगेटिव माइनस के. सो इट इज 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/2 1 plus 1 it's 2 sigma upon epsilon naught and direction is vertically downward along negative z axis. Option B. A cube of side L is placed in a uniform electric field where E equals to EI. The net electric flux through the cube. जब तक क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ उस इलेक्ट्रिक फील्ड उस क्यूब से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है हमारे पास वो 0 होगा हमारे पास. Charge Q is placed at the center of the open end of cylindrical vessel. The flux of the electric field through the surface of the vessel. ऐसा हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल शेप में कोई वेसल है, कोई बर्तन है अपने पास, ठीक है, और इसके इस पॉइंट पर चार्ज रखा है. यूज़ करने गॉस लॉ लगाएंगे यूज़ करने के लिए. तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इमेजनरी इतनी ही शेप का, इतनी ही साइज़ का एक और सिलेंड्रिकल शेप का हम लोग बर्तन वेसल यूज़ करेंगे. अब एक पोर्शन ये हो गया और एक पोर्शन ये हो गया. रिमेंबर, इस पूरे के थ्रू होके हमारे पास जो फ्लक्स होगा आप सबको मालूम है, इट इज सिग्मा अपॉन इक्वल्स टू चार्ज, टोटल चार्ज इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे से ऊपर. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल वेसल होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा. लेकिन हमें केवल इससे पूछा है तो ये पूरे से है Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो सिंगल इस वाले से जो हमको गिवन है उससे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. बड़ा सिंपल है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. आंसर इज C. SI unit of electric flux is voltmeter. Remember, Weber मैग्नेटिक फ्लक्स में यूज़ करते हैं, वोल्टमीटर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वोल्टमीटर यूज़ करेंगे. याद करना है आपको. 4 point charges minus Q, 2Q are placed at one at each corner of the square.
रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। देखिए पोटेंशियल हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सभी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जीरो कर देंगे। क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है तो हर एक चार्ज से सेंटर वाले का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो जो पोटेंशियल होगा उसमें जो मेन रोल होगा किसका होगा, चार्ज का होगा। तो इट इज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर एंड के क्यू बाई आर 4 टाइम्स। सब में आर कॉमन है, सब में के कॉमन है। तो इट इज जस्ट 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस क्यू प्लस 2q प्लस 2q। सब में नीचे r है, बाहर आने के बाद 0 हो जाएगा, सब में k है, बाहर आने के बाद 0 हो जाएगा। और द ऑप्शन इज माइनस q, इट इज q प्लस q, सो q इक्वल्स टू माइनस q। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई इज गिवन बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, डेल वी बाई डेल आर के, यानी एक्स एक्सिस के लिए अलग से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वाई एक्सिस के लिए अलग से निकालेंगे। एक्स एक्सिस के लिए अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इट विल बी ई एक्स माइनस, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2x, और एक्स एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा, आई कैप। सो द आंसर इज along x axis the electric field is 2x I कैप। सिमिलरली हम लोग जब y एक्सिस के लिए निकालेंगे तो ई वाई इक्वल्स टू माइनस, ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूले में है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस 2y, वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन हो गई जे कैप। सो द आंसर इज प्लस 2y j कैप, इलेक्ट्रिक अलॉन्ग y एक्सिस। सो 2x I कैप प्लस 2y j कैप। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। टू चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r1 r2, सरफेस चार्ज डेंसिटी उनकी इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो surface charge density equal है, sigma 1 equals to sigma 2, and it is q1 upon 4 pi r square r1 square, q2 upon 4 pi r square r2, and then q1 upon q2 equals to r1 upon r2 का होल स्क्वायर। एक रिलेशन आ गया। पोटेंशियल का रेशियो निकालना है तो पोटेंशियल का रेशियो v1 अपॉन v2 के क्यू बाई आर होता है, तो इट इज q1 बाई r1 q2 बाई r2, सो q1 अपॉन q2, और ये हो गया हमारे पास r2 अपॉन r1। q1 बाई q2 को दिया हुआ है ना, r1 बाई r2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, सो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर r2 बाई r1। सॉल्व करेंगे इसको, इट विल बी r1 अपॉन r2, ऑप्शन ए। The ratio of momentum of an electron and an alpha particle which are accelerated from rest by a potential difference of 100 volt। एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, दोनों को 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से त्वरित किया गया है, शुरुआत में वो रेस्ट में है, तो आपको उनके संवेगों का मोमेंटम का रेशियो निकालना है। मोमेंटम का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, P इक्वल्स टू रूट ओवर एम के, वेयर एम इज मास एंड के इज काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला हमारे पास हो गया P इक्वल्स टू अंडर रूट एम के, 2m के होता है एक्चुअल में ये, तो प्रोपोर्शनल के साइन लगा देते हैं 2m के, और K इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज V Q। सो जो हमारे पास V है वो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P E अपॉन P एल्फा रूट ओवर एम ई अपॉन एम एल्फा। चार्ज
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यदि 1 होता है तो अल्फा पार्टिकल पे 2 होता है, Me/2 Ma अल्फा। Point charges Q1 equals to 2 microcoulomb, Q2 equals to -1 microcoulomb are kept x equals to 0, x equals to c। देखिए एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। दिस इज 2 माइक्रोकुलम, दिस इज -1 माइक्रोकुलम। और आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक चार्ज का एक आवेश का प्लस होना जरूरी है, एक का माइनस होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ था। अब देखो जीरो करने के लिए यदि किसी एक चार्ज का चार्ज ज़्यादा है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस के कम होने के कारण पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यदि V आपको जीरो करना है तो किसी भी एक का V ज़्यादा होगा, दोनों का V बराबर करने के लिए यदि एक का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसी का डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। मान लो मैं पॉइंट यहाँ लेता हूँ, इस जगह मैंने कोई पॉइंट ले लिया, इस डायरेक्शन में मैं मान लो पोटेंशियल को जीरो करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस वजह से इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज, और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका बहुत कम हो जाएगा, तो इस साइड में पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास हम 2 पॉइंट ले सकते हैं, एक बीच में कहीं और एक इस साइड में कहीं। हम सबसे पहले इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। मान लो मैंने इसको R1 ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ से कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। x इक्वल्स टू 0 है, दिस इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू 6, तो इट इज 6 माइनस R1। तो यहाँ पे हम लोगों को पोटेंशियल जीरो करना है। पोटेंशियल जीरो करना है तो ड्यू टू पोटेंशियल 2 माइक्रोकुलम, ड्यू टू पोटेंशियल -1 माइक्रोकुलम, दोनों का पोटेंशियल बराबर KQ/R1 हो जाएगा। कैसे K कैंसिल हो जाएगा, एंड इट इज 2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 6 माइनस R1। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 R1 इक्वल्स टू R1, इट इज 3 R1, 12 इक्वल्स टू 3 R1। तो आपके पास R1 की वैल्यू क्या आ गई, R1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4 थी बराबर, हमारे पास R1 की वैल्यू 4 आ गई। एक सेकंड पॉइंट जो है हम लोग उस साइड में भी ले सकते हैं, इस साइड में पोटेंशियल जीरो होना पॉसिबल नहीं है, तो उस साइड में सेकंड पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग रब कर देते हैं। हम एक पॉइंट जो है उसको राइट साइड में ले लेते हैं। एक पॉइंट हम लोगों ने राइट साइड में यहाँ ले लिया, इस जगह पे। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट वाले से डिस्टेंस हो गई R1, और सेकेंड वाले से डिस्टेंस हो जाएगी, दिस इज 6, ये 6 है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास 6 प्लस R1। वापस वही करेंगे हम लोग, ड्यू टू पोटेंशियल 2 माइक्रोकुलम इट इज़ 2/R1, ड्यू टू पोटेंशियल -1 माइक्रोकुलम 1 अपॉन 6 प्लस R1। 6 2 12, 2R1 इक्वल्स टू R1, 2R1 माइनस R1। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 12। इस क्वेश्चन में सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, x बराबर 4 यहाँ दिया हुआ है और x बराबर 4 और कहीं पे नहीं दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। देखिए इसमें चार्ज की पोजीशन चेंज करिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, जब चार्ज की पोजीशन चेंज करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दे रखा है आपको, दैट इज Q3/4πε0 K इज एनी कांस्टेंट, कोई K हमारे पास कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम में अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो देख लेते हैं। दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें Q3 को मूव कर रहे हैं, तो हम Q3 की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। Q3 की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी,
पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इट इज K Q1 किस पर Q3 पे, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर में है, बाद में लिख लेंगे इसको। एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इट इज K Q2 Q3 अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दिस इज 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, हमें याद रखना है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि ये जो चार्ज हमारे पास वो यहाँ आ जाएगा। जो हमारा नया सिस्टम होगा वो किस तरह का होगा, नया सिस्टम हमारे पास होगा, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, और थर्ड वाला चार्ज यहाँ पे, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ये डिस्टेंस हमारे पास 30 है और ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ये पूरा जो आर्क है हमारे पास 40 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 हुआ, तो ये हमारे पास 10 हो गया, ये डिस्टेंस 10 की है। तो ड्यू टू Q1 वापस हमारे पास क्या होगा, K Q1 Q3 अपॉन ये हो जाएगा अपने पास 30 Q1 ड्यू टू Q1 इट इज K Q1 Q3 अपॉन 40 सेंटीमीटर, 30 प्लस 40, तो K Q1 Q3 अपॉन 40। हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, Q1 से Q3 का डिस्टेंस 40 है। सिमिलरली हमारे पास Q2 से Q3 का डिस्टेंस केवल 10 है, ड्यू टू Q2 के कारण, और ये 10 आ गया हमारे पास, 10 से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस हमको दिया हुआ है। जब डिफरेंस निकालेंगे तो K Q1 Q3 अपॉन 40 एंड K Q1 Q3 अपॉन 40 दोनों में सेम टर्म में ये कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो गई हमारे पास, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, U2 माइनस U1, हमारे पास बचा K Q2 यहाँ भी है, Q2 यहाँ भी है, इसको बाहर ले लेते हैं, Q3 यहाँ भी है, Q3 यहाँ भी है, इसको भी बाहर ले लेते हैं, Q3 दोनों में सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 1/10 एंड दिस इज माइनस 1/50, और ये पूरा जो है पास किसके बराबर दे रखा है, Q3। अच्छा, यहाँ पे जो K है ये 1/4πε0 है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो K है ये हमारे पास 1/4πε0 है, इसको एक्स्ट्रा से लिख लेते हैं, इट इज 1/4πε0। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसके बराबर दिया हुआ है, ये डिफरेंस दिया हुआ है Q3K, ये K अलग है कांस्टेंट, तो इट इज Q3K अपॉन 4πε0। तो यहाँ से हमारे पास 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया, Q3 से Q3 कैंसिल हो गया, दिस इज 10 × 50 500, 50 - 10 दैट इज 40, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऊपर 40 अपॉन नीचे कितना आ गया 500, 10⁻⁻2 है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000, और यहाँ क्या बचा, केवल हमारे पास Q2 बचा, ये हमारे पास Q2 बचा। जब सोल्व करा हम लोगों ने, इधर हमारे पास Q है, तो ये कैंसिल हो गया, 40/5 दैट इज 8 Q2, तो छोटा जो हमारे पास के दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज 8 Q2। क्वेश्चन है और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो हमारे पास डायपोल माइनस Q and this is plus Q. What is electric dipole? Electric dipole is the combination of arrangement of two charges of opposite nature and same magnitude placed at a short distance d. ये हमारे पास एक्सियल पॉइंट हो गया और ये हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे पॉइंट की जो कि ना तो एक्सियल लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पर है। सेंटर से मान लीजिए इसका डिस्टेंस r है और एंगल कितना है थीटा। तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इट इज Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखिए थीटा जो है वो
आर और डाइपोल लेंथ, डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, तो ये डाइपोल का डायरेक्शन है। तो ये P है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर R है, और थीटा P और R के बीच का एंगल है। तो यहाँ P भी वेक्टर क्वांटिटी है, R भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वी कैन से इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी पी इक्वल्स टू के पी, ऊपर मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, आर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो गया, आर से मल्टीप्लाई होता है, इट विल बी आर क्यूब। और जब हम लोग पी कोस थीटा क्या हो गया, पी का कंपोनेंट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ डाइपोल पी कोस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ आर। अब जब कोस थीटा को हटाएंगे तो पी और आर के बीच में हमारे पास डॉट आ जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे हम लोग, तो के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, जब डॉट को हटाते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में से मल्टीप्लिकेशन में, तो कोस थीटा आता है। तो वही हमारे पास फॉर्मूला हो गया के पी आर अपॉन आर क्यूब, ऑप्शन इज डी। डायग्राम दिया हुआ है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडेंसर इज 1 माइक्रोफेराड है। तो इस स्ट्रक्चर का, इस कैपेसिटर का हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 1 माइक्रोफेराड है। और द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्फीयर्स इज 1 मिलीमीटर, इन दोनों स्फीयर के बीच में 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। देन द रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर, आपको यानी बी का वैल्यू बताना है। तो गिवन क्या है हमको, हमें b माइनस ए दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, b माइनस ए दैट इज 1 mm बोले तो 10⁻³ मीटर, ये b माइनस ए की वैल्यू हो गई। और पूरे स्ट्रक्चर का हमारे पास जो कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4πε0 A इंटू बी अपॉन, बड़ी वाली रेडियस हमारे पास भी है तो इट इज B माइनस ए, और ये आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोफेराड है, 10⁻⁶। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो इट इज 1/9 × 10⁹। A इंटू बी हमें मालूम अभी नहीं है, पर B माइनस हमको दिया हुआ है, दैट इज 10⁻³ 10⁻³ को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के प्लस के 3 प्लस के 9 भी ऊपर लेके चले गए 10⁻9, तो 10⁻9 माइनस के -6, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम सोल्व करने के बाद देखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू 9 आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है b माइनस ए इक्वल्स टू 10⁻3, और एक इक्वेशन ये है a इंटू बी इक्वल्स टू 9। तो हमें b चाहिए, b के लिए हमको a को रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, b माइनस a की जगह हम लोग क्या लिख लें यहाँ से, a इक्वल्स टू 9/b। तो ये हो जाएगा अपने हमारे पास 9/b इक्वल्स टू 10⁻³ it is b square minus 9 equals to b/1000 इधर आ गया हमारे पास, और 9000 भी हो जाएगा। तो जब b का हम एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू b, ठीक है अभी तक। और ये हमारे पास हो गया b स्क्वायर माइनस 9, b हम लोगों ने एलसीएम लिया है, b यहाँ आ गया, b यहाँ गया, 10⁻³ नीचे जाने के बाद 1000 हो गया। 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 b स्क्वायर माइनस b माइनस 9000 इक्वल्स टू 0। तो एक तरह की हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 1000 b स्क्वायर माइनस b माइनस 9000। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो 2-3 तरीके होते हैं।
या तो आप जो हमारे ऑप्शन है उन ऑप्शन को यहाँ पे रख के देख लीजिए। यदि ये सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन, जैसे मान लीजिए 30 सेंटीमीटर हम लोग रखें, 30 सेंटीमीटर की वैल्यू हो गई 30 × 10⁻², तो इसको हम लोग रखें b की जगह यहाँ पे और इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आंसर 30 सेंटीमीटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर हम 6 मीटर को रखे देंगे और चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x माइनस बी। एक्चुअली में ये फॉर्मूले वाला b है, हम जिस b की बात करें वो b नहीं है, हमारे पास वो x है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो हमारा जो x है एक्चुअली वो b है, तो ये b हो गया, इक्वल्स टू माइनस और माइनस हमारे पास यहाँ 1 हो गया, -1 है यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है -1 है, तो ये जाएगा हमारे पास +1 प्लस माइनस और b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 4ac, 4 की जगह 4 है, a की जगह 1000 है, 4 × 1000 4000 एंड 9000 किसकी वैल्यू है, c की, -9000, तो 9 4 जा 36, 36000 × 1000 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इट इज 36000 × 1000 1 2 3 1 2 3 अपॉन 2a, 2 into what is a is 1000, it is 2000, तो 36 1 2 3 4 5 6 it is 36,000 and 1000 कितना 10⁻6 हो गया हमारे पास, 36 × 10⁻6 +1, तो +1 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। 36 × 10⁻6 में हम 1 ऐड करें तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, या उसमें +1 या माइनस ऐड करें तो भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं, तो हम इसको जस्ट 36 का अंडर रूट लेके 6 और 10⁻6 का अंडर रूट लेके 10⁻3 कर देते हैं। नीचे हमारे पास कितना है, 2000 है, तो 2000 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा हमारे पास 6 आ जाएगा, तो अप्रोक्स आपका आंसर आएगा 3 मीटर। कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्फीयर विल बी 1 माइक्रोफैराड इफ रेडियस, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। किसी भी कैपेसिटर का जो मेटेलिक स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = 4πε0 R, सो R = 1/4πε0 into C, इट इज 9 × 10⁻9 एंड C की वैल्यू हमारे पास 10⁻6, सो इट इज 9000 मीटर, बोले तो 9 किलोमीटर। Two insulated metallic sphere 3 microfarad 5 microfarad capacitance are charged 300 volt and 500 volt। दो स्पीयर हैं, दो स्पीयर एक की हमारे पास 3 माइक्रोफेराड है, दूसरे की हमारे पास 5 माइक्रोफेराड है, और दोनों को 300 वोल्ट और 500 वोल्ट से अलग अलग चार्ज किया गया। अब उन दोनों वायर को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट होते ही चार्ज क्या होगा, जो है ट्रांसफर होगा। इस दौरान जो है जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या होगा, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जब दो स्पेयर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है del U 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग टू चार्जेस एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग टू चार्जेस। दो चार्जेस को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आएगा, है ना, वो तो उन दोनों को जब माइनस करेंगे हम लोग इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसके बाद हमारे पास आंसर ये रहेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आपके आंसर आ जाएंगे 1/2 C1 C2, 5 3 जा 15 माइक्रोफेराड है, तो इट विल बी -12 -6 हो गया। 3 C1 प्लस C2 3 + 5 8 माइक्रोफेराड है, एडिशन हुआ है -6 V1 माइनस V2, ठीक है ना। तो 300 माइनस 500 200 हो गया, 200 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 400 हो जाएगा। इस पूरे को सोल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा अपने पास 8 2 जा 16, या यूँ कहें कि 4 2 जा 8 हो गया हमारे पास ये, तो 2 2 जा 4, तो इट इज़ 5/4 एंड -6 ऊपर गए हमारे पास, -6 7 8 -12 में से हम लोगों ने
-6 माइनस किया तो इट इज़ -4। सोल्व करते हैं इसको, 4 3 ज़ा 12 पॉइंट एंड आफ्टर डेट कितना हो गया हमारे पास, सेंटीमीटर में है, माइक्रोफेराड है, 300 500 वोल्ट। तो -6 ऊपर गया, C1 C2 3 × 5 3 5 ज़ा 15, 2 देखो 300 माइनस 500 200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 का स्क्वायर होगा 4 × 10⁴। तो एक हमारे पास 00 और होगा यहाँ पे। तो ये आ गया 200 का स्क्वायर इस तरह से। तो कितना हो गया हमारे पास है 1 2 3 4 6 10, -12 में से -10 गया तो 10 पर -10 गया तो कितना बचा, -2। इट इज़ -2, इट इज़ -2। 4 3 ज़ा 12, कितना बचा हमारे पास 3, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 इंटू 10⁻²। 3.75 इंटू 10⁻²। 3.75 है, ये रहा आंसर हमारे पास। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.0375 जूल। तो आंसर इज सी। 4 plates of equal area are separated by equal distances D and are arranged as shown in the figure the equivalent capacity। देखो ये 4 प्लेट है हमारे पास, 4 प्लेट, हर 2 प्लेट के बीच में जो स्पेसिंग है वो D है और हर प्लेट का एरिया हमारे पास A है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, इसको समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ से हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली इस पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और मान लेते हैं इसको हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया तो इसके ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास यहाँ 2 कैपेसिटर हो गए, कैपेसिटर नंबर 1 एंड कैपेसिटर नंबर 2। तो पहला और दूसरा कैपेसिटर दोनों की पॉजिटिव जो टर्मिनल है हमारे पास, पॉजिटिव प्लेट है, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट हमारे पास ये हो गई, दिस इज पॉइंट ए, और दोनों पे प्लस चार्ज हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है बी, जिसको हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया था। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों का एरिया सेम है, दोनों की स्पेसिंग सेम है, तो दोनों का जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगा सी मान लेते हैं, दोनों का कैपेसिटेंस वो भी सेम होगा, बोथ आर इन पैरेलल। सो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी हमारे पास, इट इज सी प्लस सी ट्वाइस सी एंड 2 व्हाट इज सी, एज वी नो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऑप्शन ए। थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर जॉइंड इन सीरीज। हर एक का वोल्टेज वी है और हर एक की कैपेसिटी सी है, तीनों को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं एक जैसे 3 कैपेसिटर को, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सी 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/c इक्विवेलेंट, सो इट विल बी c/3। और वोल्टेज तीनों का आपस में ऐड हो जाएगा, v प्लस v प्लस v, सो इट इज c/3 एंड 3v, c/3 एंड 3v, ऑप्शन सी। एक आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस c। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस c है, तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। आगे क्या बोला उसने, इफ इट इज इक्वली फिल्ड विद पैरेलल लेयर्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। 2 पैरेलल लेयर हम लोगों ने इसको इक्वली भरा हुआ है, यानी आधा जो है K1 से भरा है और आधा हम लोगों ने K2 से भरा है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, दोनों के बीच में स्पेस मान लीजिए D है, दोनों का एरिया हमारे पास है, इसका अभी ओरिजिनली C है कैपेसिटेंस। अब इसको हम लोग जो है इक्वली भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 से। तो पैरेलल लेयर से बनना है, तो पैरेलल का मतलब इस तरह से, तो ये दिस इज K1 एंड दिस इज K2।
अब इसका हम लोग सी डैश मान लेते हैं, इसका हम लोग सी डबल डैश मान लेते हैं। तो दोनों में यहाँ पे किस में होगा, इन दोनों की जो मिला के जो कैपेसिटी होगी वो C1 दी हुई है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं पैरेलल में, तो C डैश प्लस C डबल डैश। तो कैपेसिटी क्या होगी, अब देखो ये डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस हमारे पास d/2 हो गया, जो सेपरेशन हो गया दोनों का वो d/2 हो गया, d/2 हो गया। फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब D क्या है हमारे पास, D हमारे पास d/2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है तो K टाइम्स हमारे पास कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इट इज K1। सिमिलरली इट इज K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है भाई हमारे पास, 2 एप्सिलॉन नॉट A एंड अपॉन D, ये कॉमन आ गया, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास K1 प्लस K2, बोथ आर पैरेलल, सॉरी बोथ आर इन सीरीज नॉट इन पैरेलल, बोथ आर इन सीरीज, मिस्टेक हुआ यहाँ पे, दोनों सीरीज में है, दोनों के दोनों हमारे पास इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये सीरीज में आएंगे बच्चों, इस तरह से ये सीरीज में आएंगे, तो ये सीरीज में है पैरेलल में नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ गड़बड़ हुई है, सीरीज में बच्चों ये। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा कुछ, तो ये सीरीज में है पैरेलल में नहीं है, तो सीरीज का जो है हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा C1 इक्वल्स टू C डैश C डबल डैश अपॉन C डैश प्लस C डबल डैश। व्हाट इज C डैश, अभी हम लोगों ने देखा C डैश की वैल्यू यहाँ अलग से लिख सकते हैं, इट इज K टाइम्स of epsilon naught A upon spacing between these two layers, which is d/2, so it will be 2K1 epsilon naught A by D। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी हमारे पास, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2K epsilon naught A upon D मल्टीप्लाई बाई, अगेन ये 2K1 है, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D अपॉन 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखिए इसमें 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो है ना ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ सोल्व करते हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास 2K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 2 2 4 और ऊपर एक टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगी हमारे पास क्या, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और नीचे क्या हो गया हमारे पास, नीचे हो गया हमारे पास 2 K1 प्लस K2, दिस इज C1, 2 से 4 कैंसिल हो गया, इट इज 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एंड एप्सिलॉन नॉट A बाई D हमारे पास C है, तो इस C को हम नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 अपॉन C। सो द आंसर इज 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये C1 है। और इस तरह से आंसर आ गया आपका 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। Find out the charge on condenser of capacity 5 microfarad as shown in the figure। 5 माइक्रोफेराडे पे आपको चार्ज निकालना है। देखो इसको एक पेशेंस के साथ आराम के साथ सोल्व करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को ध्यान देना होगा, कंसंट्रेशन रखना होगा ताकि जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो सके। यहाँ पे चार्ज पूछा है आपसे 5 माइक्रोफेराडे पे। अब देखो यहाँ चार्ज कौन सा आएगा, जो चार्ज 3 माइक्रोफेराडे का होगा वो चार्ज पूरे का होगा, पूरे का। जो चार्ज यहाँ पे होगा वही चार्ज इस पूरे कॉम्बिनेशन पे होगा, यानी सी से लेके डी तक का पूरा चार्ज हमारे पास सेम है। अब वो जो चार्ज होगा सी से लेके डी तक का वो किस में डिवाइड होगा, 2 माइक्रोफेराडे में और 5 माइक्रोफेराडे में। चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों पैरेलल में, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, CV।
तो पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो Q प्रोपोर्शनल टू C, यानी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके पास चार्ज भी ज्यादा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 माइक्रोफेराडे का चार्ज निकालते हैं। 5 माइक्रोफेराडे पे चार्ज कौन सा रहेगा, C से D के बीच में जो टोटल चार्ज है, यानी कहें कि जो 3 माइक्रोफेराडे वाला चार्ज है वही इस पूरे कॉम्बिनेशन पे रहेगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन पे, और वो चार्ज जो होगा 2 माइक्रोफेराडे में और 5 माइक्रोफेराडे में अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 5 माइक्रोफेराडे वाले चार्ज की। तो रेशो कितने का है हमारे पास, 2/5 का है। तो टोटल हमारे पास हो गया 7, और 7 में से 5 पार्ट्स किसके पास जाएंगे, 5 माइक्रोफेराडे के पास जाएंगे। किसका, जो C से D के बीच में टोटल हमारे पास चार्ज है उसका। C से D के बीच में भाई चार्ज कितना है, C से D के बीच में चार्ज है जो 3 माइक्रोफेराडे पे, 3 माइक्रोफेराडे पे जो चार्ज है वही हमारे पास किस पे रहेगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन पे रहेगा, और इसका जो है हमारे पास कुछ 2 पोर्शन ऊपर वाले पे, 5 पोर्शन नीचे वाले पे चला जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब बात करते हैं कि 3 माइक्रोफेराडे पे चार्ज कितना रहेगा। देखो 3 माइक्रोफेराडे का अकेले का चार्ज निकालने से कोई मतलब नहीं है। C से लेके D तक पूरा का मुझे याद है, बिटवीन C एंड D द टोटल चार्ज जो होगा हमारे पास वही 3 माइक्रोफेराडे पे चार्ज होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चाहें तो 3 की जगह इसे CD भी लिख सकते हैं, C और D के बीच का चार्ज। बात एक ही है, इसको हम C से D के बीच का चार्ज भी लिख सकते हैं, C से D का जो 3 माइक्रोफेराडे पे है वही पूरा C से लेके D तक है। तो QCD इक्वल्स टू CV, C कौन सा, CD के बीच का C और CD के बीच का V। जो पोटेंशियल CD के बीच में पोटेंशियल कौन सा है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट यहाँ पे, 6 वोल्ट यहाँ पे, 6 वोल्ट यहाँ पे, तो भाई ये तो 6 वोल्ट हो गया। अब देखते हैं C से D के बीच में टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो 5 + 2 दैट इज 7, और वो 7 जो होगा वो किसके सीरीज में होगा, 3 के सीरीज में होगा। तो इट इज 7 × 3 अपॉन 7 + 3, 7 × 3 अपॉन 7 + 3। सो द चार्ज QCD इक्वल्स टू 21 अपॉन 10 × 6, 21 अपॉन 10 × 6 द चार्ज बिटवीन C एंड D। और इस वाले इक्वेशन को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमको 5 माइक्रोफेराडे का चार्ज मिल जाएगा। 5/7 × QCD दैट इज 21/10 × 6। रिमेंबर ये सब हमारे पास माइक्रोफेराडे में है, तो फाइनल आंसर हमारे पास माइक्रोफेराडे में आ जाएगा। 7 × 3 = 21, 5 × 2 = 10, 7 3 5 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, एंड 3 3 = 9। So the answer is 9 microcoulomb. Option is B. इसमें क्या है भाई, ओहो बड़ा सिंपल है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ सर्किट बिटवीन A एंड B, बिटवीन A और B, A B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। बड़ा सिंपल है, दोनों पैरेलल में है, 20 और 4 24, और 24 होगा 24 होगा, वो किसके पैरेलल में है, 8 के पैरेलल में है। देन CAB इक्वल्स टू 24 का 8 के साथ सीरीज करना है, देन 8 × 24 अपॉन 8 + 24, इट इज 8 × 24 अपॉन 32। सो 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, देन 4 × 6 = 24, 8 × 4 = 32, 4 × 6 = 24, 6 आएगा हमारे पास, 6 माइक्रोफेराड है। इसमें क्या है, द एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑन क्लोजिंग द की K इज इक्वल्स टू, जब K को बंद कर देंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो होगा। देखो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या है कि जितना पहले फ्लो हो रहा था उससे ज्यादा फ्लो हो रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब Q = CV, नेट पोटेंशियल तो अपने कम ज्यादा करा ही नहीं, तो Q = CV, वोल्टेज उतना ही है, ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, Q प्रोपोर्शनल टू C। इट मींस C जो है हमारे पास कहीं ना कहीं क्या हो गया है, C कम हो गया है, इस वजह से हमारा जो है जो एक्स्ट्रा जो चार्ज है उसका फ्लो होना ज्यादा हो गया है। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई, C कैसे कम हो गया, देखो K को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये तीनों कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, फिर हमारे पास कैपेसिटर क्या बचेगा, केवल C बचेगा। लेकिन पहले कितना हो रहा है ये तो निकाले हम लोग, तो पहले हमारे पास कितना हो रहा है, सबसे पहले हम लोग नेट
कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं B4 वाला। B4 के जब हमारे पास क्या है, ओपन है, जब के ओपन है तो C1 कितना हो गया हमारे पास, C 3C किसके साथ में आ गया सीरीज में, C के साथ में, सो इट इज 3 × 1/3 + 1 और ये हो जाएगा हमारे पास C कितना आ गया भाई हमारे पास, ये 3/4C। तो जो चार्ज होगा Q1 K को बंद करने से पहले दैट इज CV और C हमारे पास क्या हो गया, इट इज 3/4CV। सो द चार्ज दैट इज flowing in the through the capacitor is 3/4CV before closing the key। अब की को क्लोज करेंगे तो K को हम लोगों ने क्लोज कर दिया, क्लोज करते ये तीनों शॉर्ट हो गए, तीनों शॉर्ट हो गए तो हमारे पास जो C2 हो गया वो केवल C रह गया, तो जो Q2 होगा दैट इज CV और C क्या है, C है हमारे पास। तो ये हमारे पास फाइनल चार्ज आया, ये हमारे पास क्लोज करने से पहले आया था। फाइनल हमारे पास CV है 1CV, इनिशियल हमारे पास 3/4 है, तो कितना इंक्रीज हो गया, 1/4 इंक्रीज हो गया भाई, पहले 3/4 था अभी 1 हो गया, तो 1/4 हमारे पास एक्स्ट्रा वहां से फ्लो होने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द एडजॉइंट। देखो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं ना, कई बार हम देख के घबर जाते हैं, अरे यार 5, 7, 8, 10 ब्रांचें हैं इसमें, कैसे क्या होगा, तो आराम से पेशेंस के साथ हमें ये देखना होगा कि किन दो पॉइंट के बीच में कौन से कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, कौन से सीरीज में कनेक्ट है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो ध्यान दीजिए, इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में ये C है और ये भी क्या है हमारे पास C, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पैरेलल में आ गया। जैसे ये पैरेलल हुआ ये भी पैरेलल हो गया, ये भी हमारे पास पैरेलल हो गया और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये CC का पैरेलल हमारे पास क्या हो गया है, 2C हो गया है। ये जो मैंने एक स्क्वायर बनाया है, एक्चुअल में ये वाला स्क्वायर है जो बीच में बना हुआ है, ठीक है, और इसमें अब ये C और C मिलके आपस में क्या हो गया है, 2C हो गया है। यहाँ भी कितना हो गया है, 2C, यहाँ भी कितना हो गया है, 2C, यहाँ भी कितना हो गया है, 2C और यहाँ भी हो गया है 2C और बीच में एक ब्रांच है जो एक तरह से डायगोनल की तरह है, यहाँ पे ये लीजिए, इसमें हमारे पास C है। गड़बड़ हो गया डायग्राम, इसको हटाते हैं, हटा दिया। चलो वापस ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये हमारे पास ब्रांच जो है इसमें कितना था, 2C था। अब हम लोग ध्यान से देखें तो एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, लेकिन कब, जब ये दो ब्रांच इधर से, दिस इज B, दिस इज A, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो हमको मालूम है कि ये वाली जो ब्रांच है इसको हम लोग यहाँ से गायब कर देंगे, तो ये हम लोगों ने गायब कर दी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये गायब हो जाएगी। अब देखो 2C और 2C आपस में क्या होगा, सीरीज में हो गए, 2C और 2C का सीरीज क्या हो जाएगा, उनका हाफ हो जाएगा, दैट इज C, और इस 2C का भी सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो जो हमारे पास नया डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, वो 2C और 2C का सीरीज C हो गया, 2C और 2C का सीरीज C हो गया, B A, और वापस अब CC हमारे पास किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, तो CC का पैरेलल हमारे पास आ जाएगा 2C। व्हीटस्टोन ब्रिज है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा शुरू में हमें पेशेंस के साथ देखना है, थोड़ा सा आराम से धैर्य के साथ देखना है, घबराना नहीं है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देख के। और भाई अगली बार क्या है, ये अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, C1 की वैल्यू दे रखी है, C2 की वैल्यू दे रखी है आपको, 2 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड दोनों सीरीज में हैं, ये बोला क्या क्वेश्चन के अंदर, वो दोनों मिलके C3 के सीरीज में है, डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। दिस अरेंजमेंट इज देन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की बैटरी है भाई, 2 वोल्ट की बैटरी लिख दो यहाँ पे, ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, 2 वोल्ट की बैटरी हो गई। क्या बोला, एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी इन द चार्जिंग द कैपेसिटर्स,
सभी कैपेसिटर्स को चार्ज करने में बैटरी ने कितनी एनर्जी का लॉस किया। देखो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है ना, और जितनी एनर्जी वो सप्लाई करती है, ठीक है ना, उसके थ्रू हमारे पास कैपेसिटर्स क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है। तो आधी एनर्जी चार्ज करने में लग जाती है, आधी एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस या जो वायर का रेजिस्टेंस है, बैटरी का रेजिस्टेंस है, आधी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो जो आधी एनर्जी हमारे पास बचती है उसको किसके बराबर होगी, हाफ CV² के बराबर होगी। तो आधी लॉस हो गई, आधी से हमारे पास चार्ज हो गई। तो डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 CV²। C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड V इज द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास 2 है, भाई इसको 2 को कर देते हैं, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ये। और कैपेसिटी हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूरे सर्किट की, वो क्या हो जाएगी, 2 और 6, 2 6 हमारे पास सीरीज में है, 2 6 12 अपॉन 2 + 6, 12/8, तो जाएगा 2 × 6 अपॉन 2 + 6। और ये पूरा 2 6 का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज का, वो C3 के साथ पैरेलल में है। तो C3 हमारे पास कितना है, C3 हमारे पास 4 है। इट इज 12/8 + 4, तो ये कितना हो गया भाई हमारे पास, ये हो गया अपने पास 4 2 8, 4 3 12, 3/2 + 4, 2 4 8 3, 11/4 हो गया भाई, ये 11/4। और किस में, माइक्रोफेराडे में है। तो ये 10⁻⁻6 भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो 2 2 11/4 नहीं, 4 2 8, 8 और 3 11, 11/2 हो गया, ये 11/2 हो गया हमारे पास। जो नेट कैपेसिटी हमारे पास वो आ जाएगी 11/2। 6 और 2 आपस में पैरेलल में हो गया, 6 and 2, 2 6 12 अपॉन 2 + 6 8, 12/8, 12/8 बोले तो 3/2, और ये C3 के साथ पैरेलल में हो गया 3/2 का हम लोग 4 से ऐड करेंगे तो इट इज 11/2। 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, लास्ट हमारे पास क्या बचा, 11 × 10⁻⁻6, ऑप्शन बी। इसको देखते हैं भाई, ये क्या है, क्वेश्चन काफी आसान है सर्किट वाले। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफेराडे कंडेंसर इज 6 वोल्ट। देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट का आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। 6 वोल्ट का यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, यहाँ 6 वोल्ट है। दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन ये होगा कि जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना चार्ज ही 3 माइक्रोफेराडे पे होगा। तो यहाँ का चार्ज कितना हुआ, Q इक्वल्स टू CV, 6 4 24, तो 4 माइक्रोफेराडे पे हमारे पास चार्ज हो गया 24 माइक्रोकुलाम। जो यहाँ पे चार्ज होगा वही चार्ज कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 3 माइक्रोफेराडे में। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 माइक्रोफेराडे कंडेंसर, 5 पे कितना हमारे पास पोटेंशियल है। देखो 5 पे कितना पोटेंशियल आएगा, जो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो 3 का पोटेंशियल डिफरेंस और 4 का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ऐड हो जाएगा, तो किसके बराबर होगा, 5 माइक्रोफेराडे के बराबर होगा। तो हमें 3 माइक्रोफेराडे का पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालना 3 माइक्रोफेराडे का, Q3 इक्वल्स टू C3V, तो यहाँ से हम लोग V निकाल लेंगे, Q3 अपॉन C3। Q3 कितना होगा, जितना 3 पे होगा उतना ही 4 पे होगा, तो 4 का हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है भाई, ये 24 है, 24 माइक्रो। और C3 कितना है मेरे पास, 3 माइक्रो कुलाम। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, V की वैल्यू क्या आ गई, 8 वोल्ट। तो 3 माइक्रोफेराडे पर जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है। तो 8 वोल्ट 3 माइक्रोफेराडे का, 6 वोल्ट 4 माइक्रोफेराडे का, 8 + 6 14, तो 5 पे आ जाएगा हमारे पास 14 वोल्ट। हाँ भाई ये क्या है, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट A and B। देखिए जब इस तरह का डायग्राम होता है ना, तो इसमें सभी कैपेसिटर्स जो होते हैं इक्वल कैपेसिटी के होते हैं। अब ये जो 10 वोल्ट है हमारे पास, डायग्राम से देखने से पता लग रहा होगा कि हर एक कैपेसिटर पे 2-2 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2। तो देखिए 2 2 2 यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 6 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 4 वोल्ट। हम सबको मालूम है कि सेंटर वाला पॉइंट जो है अर्थ वाला वो 0 पे रहेगा। तो कुल मिला के ये जो डिफरेंस है हमारे पास A और B के बीच में,
वी ए माइनस वी बी, ये हमको 10 के बराबर होना चाहिए। तो दिस इज 6 माइनस 0 और 0 माइनस 4। तो जब हम लोग 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 6 and -4। इसको एक और तरीका है, देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं भाई। एक तुम्हारे पास कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाला लॉजिक है कि यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, हमको a माइनस बी जो है वोल्टेज, ये हमारे पास a माइनस बी वोल्ट है, इसको ये हमारे पास पॉइंट a है, ये पॉइंट a मान लेते हैं, ये पॉइंट b मान लेते हैं। तो a और b के बीच का डिफरेंस है हमारे पास वो 10 वोल्ट। वो 10 वोल्ट तभी आएगा जब मैं v है दैट इज 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट करूंगा, तब जाके हमारे पास प्लस का 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है। एक तरीका ये है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग चार्ज पूरे में सेम रहेगा, तो जो चार्ज हमारे पास, इसको 0 मान लेते हैं, जो चार्ज ए ओ पे रहेगा वही चार्ज मेरे पास ओ बी पे रहेगा। व्हाट इज Q, Q इज CV। तो C हमको मालूम है यहाँ पे कितना है, तीनों सीरीज में है, तो ये हमारे पास 2/3 हो जाएगा। और V, व्हाट इज V, V A माइनस 0। दूसरा यहाँ पे कितना है मेरे पास, 2 है, दोनों सीरीज में है, तो ये 2/2 और इट इज 0 माइनस VB। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आंसर आपका जो है VA हमारे पास 6 आ जाएगा और VB हमारे पास -4 आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। Work done in carrying a charge from one point to the other point and in an electric field depends the path along which the charge is taken, the method of taking the charge, the curvature of the path, the potential difference between those 2 points। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, फील्ड होता है, वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। पाथ इंडिपेंडेंट हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। वो डिपेंड केवल इस बात पे करेगा कि दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बी पे टिक करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। A point charge Q is situated at a distance R from one end of a thin conducting rod of length L having a charge Q uniformly distributed L along its length, then the magnitude of electric force between the two is। क्या बोला है कि एक लेंथ L लेंथ की हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक रोड है, ये ले लेते हैं इसको। ये मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज रोड है जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q है और लेंथ इसका L है, और यहाँ से इसके एक एंड से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक चार्ज रखा है स्मॉल q। डिस्टेंस हम लोग r ले लेते हैं, इसमें r दिया हुआ है। तो r डिस्टेंस पे, एक एंड से r डिस्टेंस पे जो q चार्ज है, इस पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि अभी ये पूरी की पूरी हमारे पास एक रोड है, पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्टेंस भी बहुत कम है, यहाँ पे कंपेरेबल डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक छोटा सा पोर्शन, इनफाइनेटेसिमल पोर्शन कंसिडर करेंगे रोड के ऊपर। मान लेते हैं वो पोर्शन हमारे पास ये है, क्योंकि ये इसका जो शेप है वो लेंथ वाला है, तो हम इसका जो लेंथ ले लेते हैं छोटे से पोर्शन का dx, और इस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज ले लेते हैं dq, है ना भाई। हमारे पास क्यों, हमारे पास टोटल चार्ज है इसके ऊपर, तो हमारे पास अब ये 2 पॉइंट चार्ज हो गए। क्योंकि मैंने इसकी विड्थ ds ली है तो मैं इसको यहाँ से डिस्टेंस x ले लेता हूँ। तो अब 2 पॉइंट चार्ज हो गए, एक dq और एक स्मॉल q, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया x। देन फोर्स बिटवीन देम कैन बी रिटर्न एज, इनके बीच में लिखा जा सकता है k q dq अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया। अब जो वेरिएबल है हमारे पास वो यहाँ पे x है, ठीक है। dq जो q है हमारे पास, टोटल चार्ज q है। जो हम स्मॉल q पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, हम उस चार्ज के कारण भी निकाल रहे हैं जिसके वन एंड पे है, और उस चार्ज के कारण भी निकालेंगे जिसके
लास्ट एंड पे भी है। तो यहाँ पे r की लिमिट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जगह इस वाले चार्ज के लिए कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है, और ये जगह यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना दूर है, वो r प्लस l डिस्टेंस दूर है। तो हमें एक ऐसे रोड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है स्मॉल क्यू पे, छोटे क्यू पे, जो कि स्मॉल r डिस्टेंस से लेके कैपिटल स्मॉल r डिस्टेंस से लेके r प्लस l डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है जो चार्ज हमारे पास उसके ऊपर। तो अब हम क्या करें आगे इसको, तो हम लोग यहाँ पे ये जो डी क्यू है इसमें डेंसिटी का कंसेप्ट आता है, इक्वेशन इसको नंबर 1 दे देते हैं हम लोग नाम। जो डेंसिटी चार्ज डेंसिटी पूरे की होगी, चार्ज डेंसिटी नॉट मास डेंसिटी, जो पूरे की होगी पूरी रोड की, वही हमारे पास उस स्मॉल पोर्शन की होगी। तो पूरे की चार्ज डेंसिटी इट इज़ टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल लेंथ एल, और जो हम लोगों ने माना डी क्यू अपॉन लेंथ डी एक्स। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट इज डी क्यू, इट इज़ एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो डी एफ इक्वल्स टू के क्यू एम बाई एल, बार बार देखो एम बाई एल, इट इज़ नॉट एम बाई एल, इट इज़ क्यू बाई एल टोटल चार्ज, ये कैपिटल क्यू है। कैपिटल क्यू, इट इज ऑल्सो कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का, और हम लोग लिमिट लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो फोर्स का फॉर्मूला हो गया, के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, स्मॉल क्यू बाहर आ जाएगा, एल भी बाहर आ जाएगा, और ये इस कैपिटल एल, और हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर का, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई एक्स, माइनस बाहर ले लीजिए, के क्यू अपॉन एल, 1 बाई एक्स लिमिट फ्रॉम स्मॉल आर टू स्मॉल आर प्लस एल। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद आप जब इसको फाइन आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये इसकी अप्रोच हो गई सोल्व करने की। और के क्यू हमारे पास क्या है, इट इज़ 1/अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन आता है, चार्ज Q1 is fixed, another point charge Q2 is placed at distance R0 from Q1 on a frictionless horizontal surface। तो सबसे पहले तो जो बोला है वो लिख देते हैं। क्या बोला है आपके पास कि एक चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है हमारे पास Q1, और यहाँ से जो है ये Q2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R0 है। Q2 एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, Q1 फिक्स है, Q2 के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है। हाँ, देन द वेलोसिटी ऑफ Q2 की वेलोसिटी क्या हो, एज ए फंक्शन ऑफ सेपरेशन R सेपरेशन के फॉर्म में बिटवीन देम। तो वेलोसिटी पूछी, यानी कहीं ना कहीं जब हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे, है ना, एक एनर्जी देंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी देंगे या उधर या इस साइड में, तो इनके बीच में सेपरेशन चेंज होगा। वो R0 से सेपरेशन मान लीजिए क्या हो गया है, R हो गया है। तो देखो एक पुराना हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम लोग, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आ रहा है, और हम इसका जो सिस्टम इसको चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम R0 टू R कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है ना, वो किसकी टर्म में होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, जो हमें एनर्जी देंगे इसको। तो जब एनर्जी इसको हम देंगे तो काइनेटिक पोटेंशियल जिसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम ये वाला कंसेप्ट ले सकते हैं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और गिवन काइनेटिक एनर्जी।
इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो पुराना हमारे पास कंसेप्ट हो गया, पुराना हमारे पास सिस्टम हो गया। इस पुराने सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, इट इज के Q1 Q2 अपॉन आर नोट। नए सिस्टम में क्या हो गया, डिस्टेंस आर नोट की जगह आर हो गई है। तो नए सिस्टम में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर। नए सिस्टम में ये हो गया जब इसको हम लोगों ने Q2 को वेलोसिटी दी, डिस्प्लेस किया, या मान लीजिए मूविंग भी है ऐसा मान लेते हैं। तो उस टाइम पे अब जो चेंज हो रहा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में, वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखें तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द चार्ज Q2, क्योंकि Q1 फिक्स है हमारे पास, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मान लीजिए R डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो U1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, U2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग U1 माइनस U2 लिख सकते हैं, U1 माइनस U2। This is U1 minus U2. U1 minus U2. Kinetic energy half mv square. U1 minus U2. U1 k Q1 Q2 upon R naught. Q2 U2 k Q1 Q2 upon R. k Q1 Q2 upon जो है k Q1 Q2 बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ गया बाहर की तरफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा हमारे पास, Q1 Q2 भी बाहर आ गया, Q1 Q2 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा हमारे पास, 1/R नोट माइनस 1/R, 1/R नोट माइनस 1/R। तो इट इज़ V स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा हमारे पास, Q1 Q2 1/R नोट माइनस R। तो इसको इसी फॉर्म में है, 1/R नोट माइनस 1/R। स्क्वायर वाली टर्म उधर चली जाएगी और नीचे जो हमारे पास मास है वो यहाँ आ जाएगा। तो स्क्वायर वाली टर्म उधर चली जाएगी तो हमारे पास हो गया Q1 Q2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट m 1/R नोट माइनस 1/R। ऑप्शन ए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल बॉल। एक चार्ज स्फेरिकल बॉल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इस रिलेशन के हिसाब से V इक्वल्स टू a स्क्वायर AR स्क्वायर प्लस B के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, where R is the distance from the center, A and B are constant. Then the charge density of inside the ball is, charge density वहाँ पे क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखो चार्ज डेंसिटी स्फीयर का क्वेश्चन है तो गॉस वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर का तो हो गया हमारे पास 2AR और B का हो जाएगा हमारे पास 0। अब चार्ज डेंसिटी अंदर की तरफ निकालना है हमारे पास, एक ये गॉस लॉ का कंसेप्ट है, E डॉट dA इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनसाइड दी स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। What is E? E is 2AR minus area, surface area of the sphere is 4 pi R square, where R is the radius, 4 pi R square, distance from the center, and A and B are constant. Then the charge density of the ball. तो अब यहाँ पे R डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर से, हम लोगों ने जो चार्ज डेंसिटी ली है वो सरफेस पे ली है। तो हम लोग सेंटर से लेके पूरे सरफेस तक का जो है डेंसिटी निकालना चाहते हैं, या पूरा चार्ज हम लोग लेंगे। जो क्यू चार्ज है वो सेंटर से लेके पूरा सरफेस तक है स्फीयर के। तो
क्यू नोट की जगह, चार्ज की जगह में डेंसिटी क्या हो गया हमारे पास, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सो चार्ज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको यहाँ लिख सकते हैं रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हम लोगों ने आर जो है उसका कंप्लीट रेडियस ले लिया है, सेंटर से लेके सरफेस तक का, और ये आर स्क्वायर कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो पूरा हमारे पास ये आर क्यूब कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, और उसके बाद हमारे पास 3 2 6a एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू आ गई -6a एप्सिलॉन नॉट, 6a एप्सिलॉन नॉट हमारे पास, इसमें ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग with constant velocity along x-axis. If a uniform electric field is applied along y-axis, then its path in xy plane. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ज हमारे पास कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, और मान लीजिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं वाई एक्सिस पर, इस तरह से ये हम लोगों ने वाई एक्सिस पे अप्लाई कर दिया। तो जो चार्ज है, चार्ज पर फोर्स लगने के कारण जो चार्ज का पाथ है वो धीरे धीरे क्या होगा, बदलना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पैराबोलिक पाथ बनेगा इसका। पैराबोलिक पाथ हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे वो एंटर करेगा तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। सो एस इक्वल्स टू 1/2, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, देन एम ए इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या हो गया, इट इज क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, एस प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर। पाथ हमारे पास पैराबोलिक हो गया। Particle of mass 1 kg carrying charge 0.01 coulomb sliding down an inclined plane of angle 30 degree। नीचे की तरफ आ रहा है, फिसल रहा है, ऐसा मान लेते हैं, फिसलने की कोशिश कर रहा है। An electric field is applied to stop the particle if the coefficient of friction between the particle and the surface of the plane is mu। देखो हम सबको मालूम है कि इंक्लाइन प्लेन पे जब नीचे की तरफ कोई पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे mg sin थीटा। ये नीचे की तरफ mg sin थीटा हो गया, ये हमारे पास मान लीजिए जो ब्लॉक हो गया है, और फ्रिक्शन वाला हमारे पास सरफेस है। तो जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन वाला फोर्स पीछे की तरफ म्यू एम जी कोस थीटा होता है, ये भी हमें मालूम है, पीछे की तरफ म्यू एम जी कोस थीटा होगा। लेकिन अभी ये रुक नहीं रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है कुछ, तो जो फोर्स आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इस तरह से आएगा। हमें इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास कंपोनेंट हो गया, थीटा हो गया हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड इज एफ कॉस थीटा। तो एक टर्म हमारे पास हो गई यहाँ पे एफ कॉस थीटा। तो इसको रोकना है, रेस्ट में रखना है, तो हमारे पास एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये बराबर करना होगा या वो हमको ज़्यादा करना होगा। तो ये हमारे पास हो गया एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ कोस थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। एम हमारे पास 1 kg है, जी की वैल्यू 9.8 है, जब तक आपसे कहा नहीं जाए 9.8 लीजिए। साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 इक्वल्स टू एफ दैट इज क्यू ई। सो व्हाट इज क्यू, क्यू इज 0.01 एंड व्हाट इज 490/√3। ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। कोस थीटा cos 30 is √3/2, cos 30 is √3/2 प्लस म्यू हमको चाहिए, m की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 9.8 है, इट इज √3/2। देखिए 2 से 2 तीनों जगह कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया है। दिस इज 9.8, तो इट इज 98/10 कर देते हैं इसको। 0.01 इट इज 1/100, 490
2 से 2 कैंसिल हो ही गया था, प्लस म्यू 98/10 और ये हो गया हमारे पास √3। तो यहाँ से अब आगे देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 10 से ये दोनों 10 कैंसिल हो जाएंगे, और दिस इज 98 एंड दिस इज 49। 98 माइनस 49 दैट इज 49। और उधर बचा हमारे पास क्या, म्यू 98√3। तो जो म्यू का वैल्यू आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 49/98√3, इट इज 1/2√3, ऑप्शन डी। A point mass m charge q is connected with a spring of negligible mass with natural length l। देखो ये चार्ज q है, मास इसके ऊपर m है, ये नेचुरल लेंथ में रखा हुआ है, एंड इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। नाउ ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन दे रखी, स्विच ऑन। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होगा, जो पार्ट हमारे पास चार्ज q है वो क्या होगा, रिपल्शन होगा, उसको फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये आगे की तरफ खींचेगा, बढ़ेगा ये, तो इसमें एक्सटेंशन आएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आगे जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। और कब तक ये आगे जाएगा, जब तक कि स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है हमारे पास दोनों क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि कब तक इसका एक्सटेंशन होगा, जब तक कि दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए। F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड F ड्यू टू वर्क डन, वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कारण ये आगे जाएगा, तो किसके अगेंस्ट काम करेगा, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो इनिशियली किस में, रेस्ट में है, और फाइनली भी किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो हम लोग वर्क डन काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनली भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे आगे जाएगा वर्क करना पड़ेगा इसको स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि फाइनली इसमें क्या बोला है, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे जाएगा वो, ये 0 हो गया। एंड वर्क डन किस किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होगा और स्प्रिंग फोर्स के कारण होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, देख जो कि हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, फोर्स F E, डिस्टेंस x ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट x ले लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग दैट इज ½ kx² इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास QEx इक्वल्स टू ½ kx²। x से x कैंसिल हो गया, देन QE इक्वल्स टू k/2 इंटू x। देन द मैक्सिमम सेपरेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग दैट विल बी 2QE/k। एक बार परेशानी, 2QE/k 2QE, ये 2 है, ये E/k, दैट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द मास एंड द वॉल। तो इसके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, तो L तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो हम लोग x में क्या करेंगे, L जोड़ देंगे। तो L जोड़ के हमको आंसर देना है, जल्दबाजी में ये आंसर नहीं देना है, आंसर ये देना है। हमको मैक्सिमम सेपरेशन पूछा है, एक्सटेंशन इसका ये एक्सटेंशन आया है, लेकिन सेपरेशन में ये L भी इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राफ दिया हुआ है आपको V और R के बीच में, और हम सबको मालूम है VR ग्राफ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, बिकॉज E इक्वल्स टू dV/dr। तो VR स्लोप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज जीरो स्लोप, दिस इज नेगेटिव स्लोप। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये जीरो स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है, तो dV/dr इज पॉजिटिव इन दिस सेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
पर पूछा है इसने 3 मीटर पे पूछा है। 3 मीटर तो वो कहाँ पर है, 3 मीटर यहाँ पर है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा हमारे पास, 0 आ गया, ऑप्शन डी। Some equipotential surfaces are shown in the figure. Electrical strength is. We should remember, हमें याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं, 20 है ये, 30 है 10 है, हम दोनों ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं। तो हम लोगों ने ये 2 ले लिए इस तरह से, और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है विद डायरेक्शन। तो देखो, जब हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो मैक्सिमम पोटेंशियल हमारे पास सरफेस होता है, एक पोटेंशियल सरफेस होता है, उससे मतलब हाई लेवल से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। जितना डिस्टेंस बढ़ता है हमारे पास, पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, तो डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में रहेगी। तो ये हमारे पास 30 डिग्री है, ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस से जो ये एंगल है ये 120 आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 120 डिग्री, यानी हमारे पास आंसर या तो सी आएगा या डी आएगा, दोनों में से एक आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर परपेंडिकुलर। सो डेल्टा आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्फेसेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 sin 30। तो डेल्टा वी का जो डिफरेंस है हमारे पास, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, तो डिफरेंस कितने का आया, 10 वोल्ट का आया। डेल्टा हमारे पास हो गया 5 sin 30 सेंटीमीटर, तो इट इज 5 sin 30, व्हाट इज sin 30, 1/2, इट इज 5/2 इंटू 10⁻⁻²। ये ऊपर चला गया हमारे पास 1000, 2000 हो गया, और नीचे आ गया हमारे पास 5 4 20, 400 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। यानी ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे कौन सा, सी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। एक हमारे पास r रेडियस का स्फेरिकल शेल है, वो भी चार्ज, सीधी सी बात है, शेल जो होता है वो सरफेस पे चार्ज होगा, अंदर हमारे पास चार्ज इसमें नहीं होगा क्योंकि ये शेल है सॉरी r इसका रेडियस है, और 3r/2 डिस्टेंस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है 3r/2 डिस्टेंस में। और कहाँ पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2। अरे भाई r/2 मतलब अंदर पूछा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, अंदर तो चार्ज ही 0 है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 42, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 × 10⁵ है, और इस वजह से उसको टॉर्क फील हो रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है वो 4 न्यूटन मीटर का। द चार्ज ऑन डायपोल, अच्छा ये तो हमारे पास ये है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज P/E sin 30। टॉर्क कितना है 4 न्यूटन मीटर, P डायपोल, एंड डायपोल मोमेंट दैट इज Q इंटू डायपोल लेंथ D, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास हो गया 1/2। तो 4Q आपसे पूछा है, डायपोल लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁵
और डिस्टेंस हो गया, सॉरी ये हमारे पास 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2, वही रख देते हैं यहाँ पे सीधे इसको, ये Q हो गया हमारे पास, और 5 और ये हो गया हमारे पास 10⁻², दिस इज -3, सो Q इज 2 अपॉन इट इज 10⁻5 10⁻², इतना तो 1000 आ गया, कहीं गड़बड़ कहीं, हाँ दिस इज 5 10⁻5 प्लस का 10⁻², तो ये प्लस का 3 होगा बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास Q इंटू 10⁻+3, तो हमारे पास आ गया 10⁻3, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10⁻−3 कुलाम, 2 माइक्रो कुलाम, सॉरी 2 मिली कुलाम, 10⁻−3 मिली कुलाम, ऑप्शन बी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, an uncharged capacitor is connected to a battery on charging the capacitor। बैटरी से हम लोगों ने एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया है, तो क्या बोल रहा है भाई ये, ऑल द एनर्जी सप्लाइड इज स्टोर इन द कैपेसिटर। ऐसा नहीं होता, बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई करता है उतना एनर्जी उसमें स्टोर नहीं होता। बैटरी के द्वारा जो सप्लाई होता है वो होता है QV, और वहाँ पे जो स्टोर होता है वो होता है हाफ QV, यानी हाफ CV²। तो पहला ऑप्शन गलत है, हाफ द एनर्जी सप्लाइड इज स्टोर इन द कैपेसिटर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन अभी सही बोल रहा है, लेकिन सी वाला और डी वाला भी चेक कर लेंगे। एनर्जी स्टोर डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर ओनली, ओनली कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। द एनर्जी स्टोर डिपेंड्स अपॉन द टाइम फॉर विच द कैपेसिटर इज चार्ज, जितनी देर के लिए चार्ज हो कैपेसिटर को चार्ज किया है उतनी देर के लिए एनर्जी स्टोर पे डिपेंड करता है। देखो बी ऑप्शन है यहाँ पे जो सही है, हमें ये मालूम है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो जितनी एनर्जी सप्लाई करी जाती है बैटरी के थ्रू उसका हाफ ही होती है, हाफ लॉस हो जाती है, तो आंसर बी आएगा इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इट इज assertion and reason है ना, and follow the instructions, according to instructions we will give the answer A, B, C or D। if both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion, then choose correct A, choose option A। and if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation, then B। C assertion true, reason false, D assertion false, reason true। ठीक है, यदि हमारा पहला स्टेटमेंट जो है सही है और जो कारण है वो भी उसका एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम पहला वाला चूज करेंगे। कारण और असर्शन दोनों ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक नहीं है, तो हम लोग बी चूज करेंगे। स्टेटमेंट यानी असर्शन हमारा ठीक है, कारण गलत है, तो सी, और असर्शन गलत है, कारण हमारा सही है, तो हम डी चूज करेंगे। और क्या बोला हुआ है, व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज फिल्ड कंप्लीटली, अंडरलाइन फिल्ड कंप्लीटली। जब कंप्लीटली हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, C इक्वल्स टू ε0 A/D। ये हमारे पास वैक्यूम के लिए है, और मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास मटेरियल भरा हुआ है, तो डायरेक्ट कंप्लीटली फिल्ड है पूरा का पूरा, तो हम लोग यहाँ पे K टाइम्स इसको इंक्रीज कर देते हैं एज वी नो। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला होता है हमारे पास C डैश इक्वल्स टू ε0 A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मटेरियल। तो यहाँ पे क्या भरा हम लोगों ने, हम लोगों ने मेटेलिक स्लैब कंप्लीटली भर दी, तो वैसे ही जो T है हमारे पास, यहाँ पे थिकनेस हो गया जो स्लैब है उसका, और वो थिकनेस पूरी विड्थ के बराबर है। हम छोटा सा एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पूरी हमारे पास विड्थ है दो पैरेलल प्लेट के बीच में, और इसको हम लोगों ने पूरा जो है कंप्लीटली इसको फिल कर दिया है। तो डी और टी दोनों बराबर हैं, तो वैसे तो ये जी कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारे पास ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, टी की वैल्यू डी के बराबर हो गई है यहाँ पे, तो फॉर्मूला हमारे पास यही आ जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला C will increase as K is greater than 1 C will increase। हमारे पास जो मेटेलिक स्लैब होता है उसका जो K होता है वो इनफाइनाइट होता है,
तो यहाँ देखा जाए तो सी डैश क्या होने वाला, इनफाइनाइट होने वाला। इनफाइनाइट बोले तो वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा हो गया। यानी हम लोग जब मेटेलिक स्लैब यहाँ डालेंगे तो कैपेसिटी हमारे पास k टाइम्स इंक्रीज होता है, k हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। चलो ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, इट्स कैपेसिटी बिकम्स वेरी लार्ज, ठीक है। एंड रीजन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स इज इन्फिनिटी, करेक्ट। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी k वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, दैट्स व्हाई इन्फिनिटी होता है, इसीलिए हमारे पास कैपेसिटेंस क्या है, इन्फिनिट टाइम्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा असर्शन भी ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है पहला वाला, और उसका जो कारण बताया है कि इनफाइनाइट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो भी ठीक है, कारण भी सही है। तो हम ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हैं, फर्स्ट ऑप्शन चूज करने वाले हैं, असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एच। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बात क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो ये क्वेश्चन ठीक है। जब हम इसमें मेटेलिक स्लैब डाल देते हैं पूरा, तो ये मेटल से हम लोग जब भर देंगे तो अब ये कैपेसिटर की तरह काम नहीं करेगा, इसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा, ये कंडक्टर बन जाएगा और यहाँ पे जो है करंट फ्लो होगा थ्रू आउट द कैपेसिटर, क्योंकि वो क्या बन गया है, मेटल डाल दिया हम लोगों ने, बीच में कोई गैप नहीं है, तो इस तरह से ये कंडक्टर बन जाएगा, इसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी बेटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ए चार्ज नेवर फ्लोज फ्रॉम ए कंडेंसर ऑफ हायर कैपेसिटी टू द कंडेंसर ऑफ लोअर कैपेसिटी। ऐसा नहीं है, हायर कैपेसिटी से लोअर, दो हम लोग कंडेंसर या कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो दोनों ही चार्ज होते हैं, भले उनका और सेम लेवल पे चार्ज होते हैं, भले उनका कैपेसिटी कुछ भी हो, इससे डिपेंड नहीं करता सीरीज में जब वो लगे हुए होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट या असर्शन गलत है, फ्लो ऑफ चार्ज इज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल एंड नॉट बाय द कैपेसिटी, करेक्ट। पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है या फ्लो होता है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो इसका रीजन ठीक है, असर्शन तो रॉन्ग है इसका। हम डी पे कनेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।